अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ना। हवा ही नहीं आ रही। हाँ जी, एक सवाल कहा था आपको करने को। स्प्रिंग 23। मटेरियल के अलावा लेबर और ओवरहेड्स में किसी को कोई मसला अगर किया है? चले, मटेरियल में मसला होगा कुछ लोगों को, तो वो बता देता हूं। पहले बैच में जो मटेरियल लगना है वो है 63,000 kg। और जब आपको किसी भी बैच या बेशक यूनिट की कॉस्ट में मटेरियल लिखा नजर आ रहा है तो उतने रुपए का मटेरियल मशीन में डलना है या लॉस के बाद कट कटा के इतना रह जाना है, यानी इनपुट की फिगर होती है। तो जो 63,000 kg है ये इनपुट है पहले बैच का। जो बैच 1 होगा उसमें जो मटेरियल इनपुट डलना है वो है 63,000 kg। और पॉइंट नंबर 2 पढ़ रहा हूं। रॉ मटेरियल कंजम्पशन इंक्लूड्स वेस्टेज विच इज 5% ऑफ एक्चुअल रॉ मटेरियल टू फॉर्म पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट। अब ये जो इतनी मुश्किल सी अंग्रेजी है, इस शेर में शायर ये कहना चाह रहा है कि जो मटेरियल प्रोडक्ट का हिस्सा बनेगा, यानी प्रोडक्ट में जितना किलो रह जाएगा उसका 5% लॉस है। तो लॉस 5% ऑफ ये, इसका 5%। और ये पहले भी कुछ 2 दफा किया हुआ है प्रोसेस कॉस्टिंग में। ये पता है, ये नहीं पता। तो 63,000 माइनस 0.05x इज इक्वल टू x 60,000। तो लॉस हो गया फिर 3,000 kg। ये पहले बैच में होगा। ये मैंने पॉइंट नंबर 2 का पहला सेंटेंस समझाया है। इस पे एतराज तकलीफ है तो बताएं। उसके बाद हर अगले बैच में लॉस 10% इंप्रूव हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो पहले ही 5 है तो 10 कम होकर तो -5 चला जाएगा है? जो वेस्टेज है वो वेस्टेज 10% कम होती जाएगी। तो 5% 10% कम होकर -5 नहीं चला जाएगा। 3,000 किलो वेस्ट होना है पहले बैच में। ये अगली दफा 2700 किलो वेस्ट होगा। ये इस सेंटेंस का मतलब है। तो जब प्रोडक्शन का लॉस रिवाइज हो रहा होता है तो हम इस खुशी में प्रोडक्ट भारी करके बेचना शुरू कर देते हैं। नहीं, इनपुट चेंज हो जाता है। तो बैच 1 में प्रोडक्ट तो 60,000 किलो ही वजन का होगा। लेकिन जो लॉस है वो पहले बैच में तो 3,000 है। लेकिन अगले बैच में ये 10% कम होता जाएगा। तो ये 0.9 करके 27, ये 0.9 करके 2430। ये मटेरियल के इनपुट, और 1 किलो कितने रुपए का होता है? 600। तो उसको 600 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हर बैच की मटेरियल कॉस्ट आ जाएगी। ये इस पॉइंट 2 की अंग्रेजी का मतलब। जी, और आप बताएं इसमें जो पूछना है। बारिश हो रही है भाई?
जी स्प्रिंग 23। ओके, चलें अब हम कल उतर रहे थे गहराई के अंदर। एक रीकैप देके तो फिर वो जो हेडिंग आपको मैंने दे दी थी वहां से आगे चलते हैं। अच्छा, ये हेडिंग मैंने दी हुई है, वैसे ही बस दोबारा लिख रहा हूं, वरना कल ये हेडिंग दे चुका हूं मैं। ये इस वक्त हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया है, और स्पेशल ऑर्डर से मेरी मुराद ये थी कि सवाल पढ़ के पता चल जाएगा किसी एक, अच्छा जरूरी नहीं वर्ड ऑर्डर होगा, कॉन्ट्रैक्ट का वर्ड भी हो सकता है, ऑफर का वर्ड भी हो सकता है, ऑर्डर का वर्ड भी हो सकता है, जॉब का वर्ड भी हो सकता है, लेकिन कोई एक होगा जिसपे अपने हां या ना करनी होगी या कस्टमर को प्राइस बतानी होगी, तो उसको देख के पता चल जाएगा अच्छा स्पेशल ऑर्डर है। लेकिन इसकी गहरी शक्ल यह थी कि ये हमारे मेन काम से हटके, और इसका कॉन्सेप्ट यह बताया था कि अगर तो, यह जुमला सवाल में नहीं होता है, अगर तो खुले पैसे मिलने की उम्मीद है फिर तो हम अगली नस्लों के पैसे भी निकलवाएंगे, लेकिन यह सवाल में नहीं होगा। तो इसलिए ज्यादा चांस इस बात के हैं कि ज्यादा पैसे मांगेंगे तो कस्टमर मुकर जाएगा, तो हमें नुकसान भी ना हो, कस्टमर भी राजी रहे। तो इसलिए हमें कैलकुलेशन में सिर्फ वो आइटम्स कंसिडर करनी चाहिए जो रेलेवेंट फॉर द ऑर्डर है। यहां पर बात खत्म की थी, तो इसलिए सवालों में ना कुछ और रेलेवेंट की गहराइयां बताने के लिए हेडिंग दी थी, डिटेल्स ऑफ, मैंने कहा था हेडिंग दे दें, डिटेल्स ऑफ रेलेवेंट कॉस्ट। अच्छा, इसमें अब ना मैं आपको बता देता हूं मैं बताने कैसे लगाऊं। मैं इसके दरख्त बनवाया करता था बोर्ड पे, और उसमें सिर्फ ये नुकसान हो रहा था कि बच्चे वो दरख्त ध्यान से नोट करते नहीं थे, आगे पीछे कर देते थे चीजें। जिस तरह वेरिएंस के मैंने फिर फार्मूले बना के किताब में डाल दिए, तो इसके भी जो दरख्त बना के बताता था वो मैंने किताब में लिख दिए, ताकि वो जो फल इधर उधर कर देते थे बच्चे वो ना हो। लेकिन दरख्त की शक्ल में बनाने की बजाय मैंने पॉइंट्स कह दी, हेडिंग्स बना दी। तो मैं आपको समझाने के लिए बोर्ड पे दरख्त बना दूंगा, लेकिन पूरी पूरी इंग्लिश नहीं लिख रहा हूं उन दरख्तों में, क्योंकि मैं सिर्फ समझाने के लिए दरख्त बना रहा हूं। पूरी इंग्लिश मैंने फिर किताब में लिखी हुई है। तो अब जो चीज बताने लगा हूं मैं, डिटेल्स ऑफ रेलेवेंट कॉस्ट्स, ये मैं ना बोर्ड और बुक मिला के चलने लगा हूं, बोर्ड और बुक मिला के चल रहा हूं। शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग वाले चैप्टर में दूसरे ही पेज पे, नहीं पहले ही पेज पे एंड से मैंने ये टॉपिक शुरू किया है, तो इसको मैं बोर्ड और बुक दोनों से मिला के बता रहा हूं। जितना कहूंगा, जो कहूंगा वो पढ़िएगा बुक से, उसके अलावा अभी नहीं। बुक में शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग वाले चैप्टर के शुरू में ही, यानी पहले ही पेज के नीचे से, ये काली काली ग्रे ग्रे लाइनें लगी हुई हैं कोई, यहां से मैंने ये टॉपिक शुरू किया हुआ है। नई बुक में पेज 281, इससे पुरानी बुक है तो 268। मैं ना एक मिसाल को बेस बना के सारी डिस्कशन करता हूं, और जब इस मिसाल से डिफरेंट कुछ बताना होगा तो फिर कह भी दूंगा कि मैं इससे एक डिफरेंट मिसाल की बात कर रहा हूं। तो एक बेस एग्जांपल ले लेता हूं, उसके रेफरेंस से मैं सारे ये नोट्स पढ़ाऊंगा आपको।
एक बेस एग्जांपल ले रहा हूं। हमारा मेन काम है फर्नीचर का, एक फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है और मेन प्रोडक्ट है ऑफिस फर्नीचर। ऑफिस में यूज होने वाली डिफरेंट तरह की चेयर्स, टेबल्स, ये मेन बिजनेस है। तो हमें एक स्कूल ने अप्रोच किया है, कोई नया स्कूल उन्होंने ब्रांच खोलनी है और उन्होंने अप्रोच किया जी कि आप ऑफिस का फर्नीचर बनाते हैं लेकिन आप लोगों की बड़ी तारीफें सुनी है, तो हमने ना वो नर्सरी की कुछ 3-4 सेक्शन बनाने, तो उसके लिए हमें कुछ 100 चेयर्स छोटे छोटे बच्चों के लिए बनवानी है। हमारा मेन काम ये नहीं है, लेकिन एक स्पेशल ऑर्डर आया है। तो स्पेशल ऑर्डर ये आया है कि छोटी छोटी चेयर्स बनवानी है। कितनी बोल दी थी मैंने? 100। तो 100 छोटी छोटी सी चेयर्स बना के देनी है। 100 चेयर्स बनानी है फॉर स्कूल। ये हमें स्पेशल ऑर्डर मिला है। अब इस ऑर्डर के लिए हमें मटेरियल भी चाहिए, लेबर भी चाहिए, मशीन के कुछ आर्स भी चाहिए होंगे। तो हमें इस जॉब के लिए रिसोर्सेज जो रिक्वायर्ड हैं उनमें 600 केजी मटेरियल चाहिए। उसके अलावा 1500 घंटे लेबर चाहिए, 400 घंटे मशीन आवर्स चाहिए। ये हमें इसके लिए चाहिए रिसोर्सेज। और हमने कस्टमर को खुद प्राइस बतानी है तो वो ये हो गया, और अगर स्कूल वालों ने प्राइस बताई और हमने हाँ या ना करना है तो ये हो गया। तो ये एक स्पेशल ऑर्डर का सवाल हो गया। अब मैं आपको जो भी समझा रहा हूं वो मैं इस कॉन्टेक्स्ट में समझा रहा हूं। 600 किलो, 1500 घंटे। अच्छा, अब मैं बार बार लिख तो नहीं रहा हूं, लेकिन जबानी में इन फिगर्स का रेफरेंस दे रहा हूं। तो ये फिगर्स यहां तक लिख लें, तो मैं आपको फिर चूंकि दरख्त भी बनाने होंगे तो मैं चले फिर मैं स्क्रीन पे नहीं बोल रहा हूं, दिखा रहा हूँ, मैं फिर जबानी बता रहा हूँ। दरख्त बोर्ड पे बना के समझाऊंगा और फिर आपको कहूंगा कि फलाने पेज पे फलानी चीज पढ़ लें। हाँ जी, करें शुरू। अब चूंकि ये स्पेशल ऑर्डर है और अगर हमें कस्टमर ने प्राइस बताई है और हमने इवैल्यूएशन करनी है, तो 100 चेयर्स इनटू जितने रुपए उसने कहे सेल्स माइनस ये सारी कॉस्ट्स करनी है ना। तो सबसे पहले इसमें मटेरियल डिस्कस करता हूं कि ये जो 600 किलो चाहिए इसकी रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी। तो मैं आपको अब रेलेवेंट कॉस्ट की डिटेल्स में लेके जा रहा हूं और पहले हम लोग बात करने लगे हैं डायरेक्ट मटेरियल। यानी वो जो हमें चाहिए। कल मैंने आपको बैकग्राउंड कहानी ये बना के दी थी और अगर नहीं लिखा था तो अब लिख लेना कि चूंकि ये हमारा मेन काम नहीं है, मेन काम के लिए सारे रेगुलर खर्चे उसकी प्राइस में कंसिडर हो चुके, हम वहां से वो रिकवर कर लेंगे। अगर ये सारे रेगुलर खर्चे हमने इस स्पेशल ऑर्डर वाले कस्टमर को बोल दिए तो वो तो भाग जाएगा, इतने तो पैसे ही नहीं देने। कस्टमर भी नाराज ना हो, हमें नुकसान भी ना हो, इसलिए चाहे प्राइसिंग है चाहे इवैल्यूएशन है, हमें इस स्पेशल ऑर्डर के लिए सिर्फ वो आइटम्स कंसिडर करनी चाहिए जो रेलेवेंट फॉर दिस जॉब है। यहां कल एंड किया था। और रेलेवेंट के लिए मैं आज जो भी तफसील बताऊंगा उसके पीछे हैं वही 4 बातें। इस जॉब की वजह से जो इनफ्लो होगा, इस जॉब की वजह से जो आउटफ्लो होगा। एक इनफ्लो होना था, इस जॉब की वजह से जाया हो जाएगा। एक आउटफ्लो होना था, इस जॉब की वजह से बच जाएगा। हैं वही 4 बातें। तो फिर ये सारी शाखें ये क्यों बताने लगा हूं? ये ना स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए कि ये केस हो तो ये रेलिवेंट है, ये केस हो तो ये रेलिवेंट है, ताकि बच्चे याद कर लें। अगर ये चीजें याद ना करें तो कॉन्सेप्ट वही 4 बातें हैं, लेकिन पेपर में टाइम जाया हो जाता है। इसलिए शाखें बनाई हुई हैं ताकि आप याद कर लें तो हेल्प हो जाती है। तो ये जो कुछ भी बताने लगा हूं ना, ये है उन्हीं 4 बातों पे बेस्ड, लेकिन याद कर लेंगे तो टाइम बचेगा। तो इस स्पेशल ऑर्डर के लिए
100 चेयर्स इनटू जो कस्टमर ने सेल प्राइस बताई है सेल्स, और माइनस इन सब की रेलेवेंट कॉस्ट्स, और हां बोल देंगे अगर प्रॉफिटेबल है तो। और अगर हमने कस्टमर को प्राइस बतानी है तो इन सब की रेलेवेंट कॉस्ट निकाल के उसके ऊपर मार्कअप मार्जिन लगा के कस्टमर को बताएंगे। इन एनी केस इनकी रेलेवेंट कॉस्ट लेनी है। तो अब बात यह करने लगा हूं कि इस जॉब के लिए जो 600 किलो मटेरियल चाहिए उसकी रेलेवेंट कॉस्ट क्या है, यह बात का जवाब देने लगा हूं। अब देखना यह पड़ेगा कि जो मटेरियल चाहिए वो हमारे रेगुलर यूज का ही है या रेगुलर यूज का नहीं है, कुछ डिफरेंट टाइप का है। अच्छा, अगर ये शाखें ना बनानी हो ना तो मैंने अंग्रेजी सारी लिखी हुई है, शाखों में मैं इंग्लिश कंप्लीट नहीं लिख रहा हूं। यानी बोर्ड अगर नोट भी करना है किसी ने तो ये किताब की लिखी हुई की कंप्लीट रिप्लेसमेंट नहीं है। मैं यहां सिर्फ टू द पॉइंट वर्ड्स लिख रहा हूं, पूरी कंप्लीट अंग्रेजी नहीं लिख रहा हूं। तो जो मटेरियल हमें इस जॉब के लिए चाहिए, यानी ये 600 किलो, अगर वो हमारे रेगुलर यूज का है, यानी इनमें भी यही लकड़ी इस्तेमाल होती है, इनमें भी यही प्लास्टिक इस्तेमाल होता है, तो इन 600 किलो की रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी? और अगर ये मटेरियल हमारे रेगुलर यूज का नहीं है तो इन 600 किलो की रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी? अगर हमारे रेगुलर यूज का है और हमारे पास स्टॉक में नहीं पड़ा हुआ, जो लकड़ी चाहिए है ये वही लकड़ी जो हमारे मेन प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल होती है, ये मैं 600 किलो की बात कर रहा हूं, और अगर स्टॉक में नहीं पड़ी हुई तो वही 4 बातें ध्यान में रखें, तो इसकी रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी? कि अब ये 600 किलो जब खरीद के लाएंगे तो जितना खर्चा होगा वो रेलेवेंट है, और अगर ये स्टॉक में पड़ा हुआ है अगर ये स्टॉक में पड़ा हुआ है तो हम इस स्टॉक में पड़े हुए वाले को इस्तेमाल कर लेंगे, तो जितने का खरीदा था ये रेलेवेंट है, था कभी रेलेवेंट नहीं होता। ये बात पता नहीं मैंने इस क्लास में मिसाल दी थी कि नहीं, कि अगर हम किसी मोड़ पे आए हैं, अब यहां तो लेफ्ट होना है या राइट होना है, ये फैसला करने के लिए पीछे गुजर के कहां से आए हैं, ये बात रेलेवेंट है। तो पास्ट रेलेवेंट नहीं होता, पास्ट रेलेवेंट नहीं होता, रेलेवेंट होता है फ्यूचर, कि यहां जाएंगे या यहां जाएंगे, पास्ट रेलेवेंट नहीं होता। तो वो 600 किलो जो हमें इसके लिए चाहिए, अगर ये है भी वही जो हमारे रेगुलर यूज का है और स्टॉक में भी पड़ा हुआ है, तो जितने का खरीदा था वो रेलेवेंट है? नहीं है। हमारे पास पड़ा हुआ है तो क्यों पड़ा हुआ है? क्योंकि हमने रखना होता है, हमें चाहिए होता है। अगर इस जॉब के लिए यूज कर लिया तो ला के रखना पड़ेगा। क्यों ला के रखना पड़ेगा? तो इस पड़े हुए को ही बेशक हम फिजिकली यूज कर रहे होंगे, लेकिन इसकी वजह से आउटफ्लो क्या होगा? जो नया लाके रखना पड़ेगा। तो चाहे स्टॉक में है चाहे नहीं है, रेलेवेंट कॉस्ट क्या हुई? अब नया लाएंगे तो कितने का मिलेगा? तो चाहे ये स्टॉक में है या स्टॉक में नहीं है, चाहे स्टॉक में अवेलेबल है चाहे स्टॉक में अवेलेबल नहीं है, इन 600 किलो के लिए रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी? अब नया लाएंगे तो कितने का मिलेगा? इसको कहते हैं रिप्लेसमेंट कॉस्ट। तो इसको मैं कह देता हूं न्यू परचेज कॉस्ट, यानी अब जितने का खरीदेंगे। और अगर हमारी ही एक फैक्ट्री है जहां हम ये लकड़ी बना लेते होते हैं, तो अब जितने का बना लेंगे, और जितने का बना लेंगे में कौन से खर्चे लेने हैं? वेरिएबल वाले सिर्फ। दोबारा, हमें इस जॉब के लिए जो मटेरियल चाहिए अगर हमारे रेगुलर यूज का है, तो चाहे स्टॉक में पड़ा हो चाहे ना पड़ा हो, रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी? कि इसकी वजह से एक्स्ट्रा आउटफ्लो क्या होगा? तो वही होगा जो नया खरीद के लाना पड़ेगा। अगर स्टॉक में नहीं है तो फिर तो खरीद के लाना ही होगा, और अगर स्टॉक में है तो इसलिए है क्योंकि हमने रखना होता है, इन्वेंट्री लेवल मेंटेन करने होते हैं। अगर इस जॉब पे यूज कर लिया फिर भी और ही लाना पड़ेगा, तो इन एनी केस जो अब नया खर्चा होगा वो रेलेवेंट है। लेकिन अगर रेगुलर यूज का नहीं है तो फिर देखना पड़ेगा
कि स्टॉक में अवेलेबल है या नहीं है। क्या जी? सिर्फ वेरिएबल क्यों ले रहे हैं ये पूछ रहे हो? क्योंकि उस फैक्ट्री की फिक्स कॉस्ट तो होनी है ना, इस जॉब की वजह से तो यही एक्स्ट्रा पड़ेगा। हम इस जॉब की वजह से अपनी फैक्ट्री को कहेंगे इतनी और बना दो भाई, तो वो और बना देंगे, तो और बनाने पे तो वेरिएबल खर्चा ही आएगा ना, तो इसलिए सिर्फ वेरिएबल वाला खर्चा। जो मटेरियल हमें इस जॉब के लिए चाहिए अगर वो रेगुलर यूज का नहीं है और स्टॉक में भी नहीं है, तो इस जॉब की वजह से क्या आउटफ्लो होगा? जो नया आएगा। तो यही यहां पे भी है। ये यहां पे भी है। इसका जवाब भी यही है। यानी अगर मैं इसको समराइज करूं तो जो हमें मटेरियल चाहिए वो रेगुलर यूज का है, चाहे स्टॉक में हो चाहे ना हो, तो ये रेलेवेंट कॉस्ट है। और अगर रेगुलर यूज का नहीं है और स्टॉक में नहीं है तो भी ये रेलेवेंट कॉस्ट है। लेकिन अगर स्टॉक में पड़ा हुआ है तो स्टॉक में क्यों पड़ा हुआ है? आप घर में जाके ना वो रजाइयों वाली पेटी देखना, या इस तरह के कोई और जो अम्मी ने खजाने संभाल के रखे हैं, तो वो आपके बचपन के भी चीजें पड़ी होंगी। तो क्यों पड़ी हुई हैं? पहले यूज होती थी। क्यों संभाल के रखें? क्योंकि बाद में किसी छोटे बहन भाई या आप ही के अगर बच्चे उनकी जिंदगी में हुए तो उनके काम आ जाएंगे, तो संभाल के रखे हुए हैं। तो अवेलेबल इन स्टॉक या तो पहले रेगुलर यूज होता था इसलिए अब बचा पड़ा है, या पहले ही भी इस तरह का कभी कोई ऑर्डर आया हो शायद, तब इन एनी केस बस बचा हुआ। तो रेगुलर यूज का मटेरियल नहीं है लेकिन स्टॉक में पड़ा हुआ है, तो फिर इसकी रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी? कितने का खरीदा था? कितने का खरीदा था? वो क्यों नहीं रेलेवेंट? क्योंकि था नहीं होता रेलेवेंट, तो पास्ट रेलेवेंट नहीं है, तो फिर रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी? ये जो लिखा है ना, ये अभी थोड़ी देर तक समझाता हूं। ये मैंने भी लिखा है लेकिन समझाऊंगा अभी थोड़ी देर तक। ये जो स्टॉक में हमारे पास पड़ा हुआ था, ये क़यामत तक पड़ा रहना था। अब अम्मी बन के नहीं, अब बिजनेस बन के सोचना है। अम्मी ने तो रखना था क़यामत तक, लेकिन अब बिजनेस बन के सोचें। तो ये हमारे पास जो पड़ा हुआ है ये पड़ा ही रहना था? नहीं, इसका कुछ तो सोचा ही था। अच्छा, जो सोचा था कुछ अच्छा ही सोचा होगा, और अगर मल्टीपल ऑप्शंस थी तो जो बेस्ट वाला है वो सोचा होगा। मिसाल के तौर पे हमने सोचा होगा कि इसको ना बेच देंगे, कबाड़िए को बेच देंगे, वो हमने सोच के रखा हुआ था। अगर इस जॉब को हां बोल दिया तो वो जो हमने कबाड़िए को बेचना था वो अब नहीं बेच सकेंगे। इनफ्लो आना था, इस जॉब की वजह से नहीं आ सकेगा, तो वो कुर्बानी रेलेवेंट, और उस को कहते हैं। ये वाली बात थोड़ी देर तक समझाता हूं, अभी आप इसको इग्नोर करके सिर्फ इसको समझें। तो मटेरियल अगर जो हमें इस जॉब पे चाहिए रेगुलर यूज का है, तो चाहे स्टॉक में है चाहे नहीं है, जितने का नया खरीदना पड़ेगा वो रेलेवेंट है। रेगुलर यूज का नहीं है, स्टॉक में नहीं है, तो ठीक है, जितने का नया खरीदना पड़ेगा रेलेवेंट है। लेकिन अगर स्टॉक में है तो क्या रेलेवेंट है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्यों? क्योंकि एक इनफ्लो होने वाला था, इस जॉब की वजह से नहीं हो सकेगा। क्यों नहीं हो सकेगा? क्योंकि हम यूज कर लेंगे, तो वो जो कुर्बानी देनी पड़ेगी वो रेलेवेंट कॉस्ट। अच्छा, अब ये जो कुर्बानी है ना, ये आपसे सवालों में टेस्ट हो सकती है कि हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस थी, तो हमने कुर्बानी किसको लेना है? जो उन सब में से बेस्ट थी। अब वो मल्टीपल ऑप्शंस 3 हैं, जिनमें से 2 अभी समझा सकता हूं, एक लेबर पढ़ाने के बाद समझा सकता हूं। ये एग्जांपल लिख ली थी ना। अच्छा, ये तो मैंने शाखें बनाई हैं, इसी तरह लेबर वगैरह में भी शाखें बना के समझाऊंगा। लेकिन ये जो बात समझाने लगा हूं ये मैं किताब से ही पढ़ाऊंगा, यहां सिर्फ एग्जाम्पल से समझा रहा हूं बस। हमारे पास ये जो 600 किलो है, ये जो इसके लिए चाहिए वो रेगुलर वाला नहीं है,
और स्टॉक में पड़ा हुआ था। तो हमने इसके लिए फिर कुछ और हल सोचा होगा। एक हल यह था कि हम इसको बेच दें। तो हमें क्या मिलने वाला था? पैसे। कितने? जितने का बेचना था माइनस ये कितने का खरीदा था, तो प्रॉफिट। नहीं, मिलने क्या वाला था? एनआरवी। ये मिलने वाला था एनआरवी ना। सेल इतने का करना था माइनस इतना खर्चा होना था, तो एनआरवी मिलने वाली थी। मिसाल के तौर पे 100 रुपए पर किलो। तो अगर हम ये 600 किलो बेच देते तो कितने रुपए मिलने वाले हैं? 60,000 मिलने वाले थे। लेकिन हमारे पास ना एक और हल भी था। अच्छा, पता नहीं टेक्निकली सही है कि नहीं, अगर आप में कोई टेक्निकल बंदा यहां बैठा हुआ है तो गलतियां ना निकालना, बस एम ही बना रहा हूं मिसाल। एक हल यह भी था कि अगर हम इस 600 किलो लकड़ी को कुछ पका लेते, हल्की आंच पे कुछ पका लेते, कुछ जरा हार्ड लकड़ी बन जाती, या कुछ और कर लेते, कोई केमिकल लगा लेते, और अब नहीं, ज्यादा नहीं जलाना, तो अब ये हमारे रेगुलर यूज की लकड़ी बन जाती। ये जो 600 किलो हल्का वाला लकड़ी पड़ी हुई थी, इसका एक हल तो हमारे पास ये था। एक और हल भी था कि हम इसको कुछ और खर्च करके अपने काम का मटेरियल बना लेते, यानी हम इसको कन्वर्ट कर लेते। एक ये हल भी था हमारे पास। अगर ये कन्वर्ट कर लेते तो ये कन्वर्ट हो सकती थी इनटू 500 किलो अच्छे मटेरियल में, जो हमारा रेगुलर वाला है। ये 600 किलो लकड़ी या प्लास्टिक जो भी है, वो 500 किलो अच्छे मटेरियल में कन्वर्ट हो सकता था। और इस पे हमें 12,000 रुपए खर्च हो जाने थे। इस पे 12,000 रुपए खर्च हो जाने थे। तो इससे फायदा क्या होता हमें? वो 500 किलो मटेरियल अब हमारे काम का हो जाता। तो फायदा क्या है इसमें? तो उसमें फायदा क्या है? हमें 500 किलो और खरीदना ना पड़ता, ये फायदा हो जाता। तो वो 500 किलो खरीदना ना पड़ता, तो इस अच्छे मटेरियल मिला करता है 140 रुपए केजी का। तो हमारे पास ये दो ऑप्शन सोची हुई थी। हम अक्लमंद थे तो कौन सी ऑप्शन पे जाते? कैलकुलेशन चेक करते हैं। अगर इस ऑप्शन पे जाते तो 500 किलो 140 रुपए वाला खरीदने से बचता, लेकिन 12,000 खर्च करता तो ये बचता। तो हम यकीनन ये कदम उठाने वाले थे। हम फिर ये कदम उठाने वाले थे। अच्छा, अगर सवाल वाला ये कह देता है ना कि हमने डिसाइड कर लिया था कि हमने इसी पे ही जाना था, तो फिर ये। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं कहा, जो कि नहीं कहा होता, तो हम यकीनन क्या करने वाले थे? तो इसको हम यहां इन 600 किलो की रेलेवेंट कॉस्ट लेंगे। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, जो हमने अच्छा सोचा हुआ था उसकी कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो अगर मल्टीपल चीजें सोची हुई थी, तो जो उनमें से सबसे ज्यादा बेहतर था, उसको हम इस मटेरियल की रेलेवेंट कॉस्ट कहेंगे। कितने का खरीदा था ये रेलेवेंट, ये सब फ्यूचर है। नहीं, हमने जो भी सोचा हुआ था तो वो अच्छा ही सोचा हुआ था ना। अगर इसको 500 किलो कन्वर्ट करने में 1.5 लाख रुपए लग जाने थे, तो फिर हमने क्यों करना था ऐसा? फिर तो हमने सोचा ही नहीं होना था ना। तो हमें कोई फायदा होता था, तुमने सोचा हुआ था। तो जितने हल सोचे हुए थे उनमें से हाईएस्ट वाले को अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लेंगे। अच्छा, ये बस छोटी सी एक बात रहेगी, वो बता दूं तो फिर आपको मैं किताब से पढ़ाता हूं।
अगर सवाल वाले ने कह दिया कि हमने डिसाइड कर लिया था कि इसके साथ हम यही सलूक करने वाले थे, तो फिर ये छोड़ देंगे, यही अपॉर्चुनिटी। अच्छा, कुर्बानी तब देनी होती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कुर्बानी है जब कुर्बानी की जरूरत है, जब कुर्बानी की जरूरत है। जैसे घर में सब घर वाले इकट्ठे बैठ के खाना खा रहे हैं और बच्चे ने बोटी और मांग ली, तो मां ने अपनी प्लेट में से निकाल के बच्चे को दे दी। कुर्बानी है कि चलो बेटा तुम खा लो, कुर्बानी दे दी। भाई बर्तन में पड़ी नहीं है बोटियां और, तो इस कुर्बानी की जरूरत है नहीं, पड़ी भी है ना, डोंगे से निकाल के डाल दें। तो अगर कुर्बानी की जरूरत नहीं है तो फिर कुर्बानी नहीं है। कुर्बानी की जरूरत ही तब होती जब खत्म हो गया होता, फिर कुर्बानी बनती थी। अगर हमें मार्केट से ये 600 किलो, अच्छा हो सकता, इस ये जो बात बता रहा हूं उसका चांस बहुत कम है, लेकिन सवाल वाला तो बना सकता है। अगर हम इस पड़े हुए 600 किलो को यूज करना चाह रहे हैं तो उसकी रेलिवेंट कॉस्ट ये क्यों ले रहे हैं कि उससे हमने ये इनफ्लो लेने का फैसला कर लिया हुआ था, अगर यूज किया तो वो कुर्बान करना पड़ेगा। अगर ये 600 किलो कहीं से हमें 50,000 का मिल रहा है तो 50,000 का खरीद लाएं या 60,000 की कुर्बानी दें? फिर खरीद रहे हैं 50,000 का, ये मतलब है इस बात का कि कुर्बानी देने की जरूरत नहीं है अगर सस्ता मिल रहा है तो। अगर सस्ता मिल रहा है तो फिर कुर्बानी की जरूरत नहीं है, फिर ये 50,000 रुपए रेलिवेंट कॉस्ट होगी। तो ये मैंने अब आपको मटेरियल की बात पूरी कर दी। बुक में पहले पेज के एंड से लेके अगले पेज के शुरू में जो डब्बा बनाया हुआ है ये सारा पढ़ लें, लेकिन जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का डब्बा मिलेगा आपको उसमें से मैंने आपको पॉइंट 1 और 3 बताया है, 2 अभी नहीं बताया, वो लेबर के साथ बताऊंगा। चैप्टर में पहले पेज का एंड वाला सारा पढ़ लें और अगले पेज के शुरू में जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का डब्बा बनाया हुआ है उसमें से 1 और 3 पढ़ लें, 2 अभी नहीं बताया। नहीं, अगर ज्यादा वाले रखे ही मांगने हैं तो ये तो सारी डिस्कशन ही खत्म होगी ना। वो तो मैंने कहा था कि सारी अगली नस्लों के भी खर्चे रख लें। फिर नहीं, ज्यादा एक्सट्रीम तो चलो मैं आपको बताने में ज्यादा एक्सट्रीम कह रहा था ना, वरना बिजनेस ये चाह रहा है कि कस्टमर नाराज भी ना हो और हमें नुकसान भी ना हो, तो इसलिए सिर्फ रेलिवेंट फिगर्स ले रहे हैं। रेलिवेंट फिगर्स क्या है? जो इसकी वजह से वो 4 बातें होंगी। ये जो आपको सारी कहानी समझाई ये मैंने लिखी हुई है पहले पेज के एंड पे, जो काली ग्रे लाइनें हैं वो सारी पढ़ लें, वो यही लिखे हुए हैं। और अगले पेज के टॉप पर जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का डब्बा बनाया हुआ है उसमें से 1 और 3 बता दिया, 2 अभी नहीं बताया, वो लेबर के साथ बताऊंगा। एक नया, ये थोड़ी सी लकड़ियां बनवानी है, नया प्लांट लेंगे। अच्छा, जब आप ये सब समझ जाएंगे ना और कॉन्सेप्ट्स इंप्रूव हो जाएंगे तो हो सकता है सवाल में इनका कुछ मिक्सचर भी हो, तो उसमें फिर अगर इस तरह की चीज आई जो बात आप कह रही हैं कि सिर्फ वेरिएबल क्यों, क्या पता कोई एक्स्ट्रा फिक्स्ड खर्चा करना पड़ जाए, तो हाँ, इसका मुकम्मल जवाब ये होगा कि न्यू रेलिवेंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तो अगर वो ये लकड़ियां बनवाने के लिए कोई इक्विपमेंट 4 दिन किराए पे लाना पड़ा, अब है तो वो वेरिएबल नहीं, लेकिन वो भी हाँ इसके अंदर शामिल होगा। हाँ, ये जितनी अंग्रेजियां लिखी हुई है ना, या ये जो शाखें बनाई हुई हैं, ये हैं मेनली हेल्प के लिए। एग्जाम क्वेश्चन में इनके अलावा या इनका कोई मिक्सचर सिनेरियो भी बन सकता है, तो ये सिर्फ हेल्प के लिए हैं, आप इनको जरूर याद रखें। और वो जो 4 बातें बताई थी वो बेस हैं, वो स्ट्रांग होंगी, तो ये हेल्प के लिए हैं सारी बातें। क्या जगह कहां छोड़नी है बुक में? नहीं, तो मैंने तो आपको ये एक मिसाल बनाई है ना, मैंने तो वो लिख के भी नहीं दिया, यहां लिखा हुआ तो किताब से रिलेट किया है बस। मैंने सिर्फ अभी एक मिसाल, ये मैंने सिर्फ एक मिसाल बनाई है, दरख्त तो नहीं बनाए। बच कैसे रहा है?
मटेरियल स्टोर में पड़ा हुआ है तो वो जाया हो जाना था। तो अभी वो मटेरियल पड़ा हुआ है स्टोर में। हाँ, मटेरियल क्यों कम यूज होगा? बल्क में खरीद रहे होंगे कि बना रहे होंगे? अच्छा, इसके लिए हमने सारी कैलकुलेशन करके देख लिया। हमें 600 किलो चाहिए। अब उस 600 किलो की बात हो रही है कि वो 600 किलो स्टोर में पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ है। अगर कम लगना है तो वो 600 किलो वो कम ही है। हाँ जी, कुछ आधा पेज पढ़ने को कहा था। अच्छा, अब आप कुछ पेजेस और पलटें और जहां ये चैप्टर खत्म हो जाए तो इलस्ट्रेशंस होंगी, तो 2 पेजेस पलट के ही आगे। इनमें से इलस्ट्रेशन 2 पढ़ लें, मैं करता हूं बोर्ड पे। इलस्ट्रेशन 2 पढ़ लीजिए, मैं बोर्ड पे करता हूं। जी, पढ़ लिया तो सॉल्व करूं। हमें एक जॉब के लिए XYZ 3 मटेरियल चाहिए और उन तीनों के लिए टेबल में कितने किलो चाहिए, कितने किलो स्टॉक में है, वो सारा डाटा दिया हुआ है। और रिक्वायर्ड है कि इन तीनों मटेरियल्स की टोटल रेलिवेंट कॉस्ट फॉर द जॉब निकालनी है। ये मैं कर रहा हूं इलस्ट्रेशन 2। टोटल रेलिवेंट मटेरियल कॉस्ट। मटेरियल X कितने किलो चाहिए? 800। 200 स्टॉक में पड़े हुए हैं, 600 नए लेने पड़ेंगे। टेबल के नीचे लिखा हुआ है मटेरियल X इज रेगुलरली यूज्ड फॉर अदर वर्क, फुल स्टॉप। तो अब चाहे स्टॉक में है चाहे नहीं है, पूरे के पूरे 800 की रेलिवेंट कॉस्ट होगी जितने का अब खरीदेंगे। तो अब खरीदेंगे 23 रुपए का, 18400। वाई के चाहिए 600 किलो, स्टॉक में 400 पड़े हुए हैं, तो 200 तो खरीदने ही है। अच्छा, ये वाई है क्या? वाई इज नो लॉन्गर इन रेगुलर यूज, और जो स्टॉक में पड़े हुए हैं वो हमारे किसी काम के नहीं है, फुल स्टॉप। तो हमने इनका क्या हल सोचा होगा? यकीनन बेचने का। तो जो स्टॉक में नहीं है वो तो लाना ही है ना। कितने नहीं है? तो वो तो खरीदने ही होंगे, वो खरीदने पड़ेंगे 19 के। और जो स्टॉक में पड़े हुए हैं 400, ये 400 हमारे चूंकि रेगुलर काम के नहीं थे,
तो इनके लिए हमने यकीनन हल तो सोचा ही होगा कि इसको बेच देंगे, क्योंकि बेचने का रास्ता तो मौजूद है। कैसे पता रास्ता मौजूद है? दी हुई है वैल्यू उसकी। तो हम वो जो करने वाले थे वो कुर्बानी करनी पड़ेगी। 12 4800 जी। $500 चाहिए, 300 स्टॉक में है, तो 200 तो खरीद नहीं है। कितने का? 40, 8,000। अब रही बात उन 300 की। वो 300 मटीरियल जी इज ऑल्सो नो लॉन्गर इन यूज, लेकिन जो एग्जिस्टिंग है, अगर हमने इस जॉब पे यूज ना करना होता तो हमने उसके लिए हल सोचा हुआ था कि इसको हम जी में बना सकते हैं, ईच बी में कन्वर्ट कर सकते हैं, और यही फैसला कर चुके थे हम। तो फिर एक कन्वर्जन की ऑप्शन थी और एक बेचने की ऑप्शन थी। तो इन 300 के लिए, इन 300 के लिए एक ऑप्शन तो है बेचने की। कितने का बेच सकते हैं? 6,000। और दूसरी ऑप्शन है कन्वर्जन की। हमने एक बी नहीं, एक जी से 2 बी बना लेने थे। कितने बी बना लेने थे? 600 बी बना लेने थे और पैसा बचा लेना था। बी एक कितने का मिलता है? लेकिन ₹1 का खर्चा भी होना था, और वो ₹1 का खर्चा किस पे होना था? जी के 300 पे के इसके, यानी ये ₹1 किस हिसाब से बताया हुआ है? जी, इसमें ना क्योंकि क्लैरिटी नहीं है, तो आप इसको जी के हिसाब से भी देख सकते हैं और बी के हिसाब से भी देख सकते हैं। ये बात शायद इस सेक्शन में पूछी थी किसी ने, नहीं, गुलबर्ग में पूछी थी। ऑटम 16 मैंने डिस्कस किया था। ऑटम 16 जिसमें वो बॉटल्स बना रहे थे, उसमें 225 किलो से 221 केजी वैक्स बना रहे थे, और 221 किलो ₹400 का बिकना था और ₹250 कन्वर्जन थी। तो हमने ये 150 लिया था। और मुझे लग रहा है यहां नहीं, गुलबर्ग में किसी ने पूछा था शायद, ये 250 इनके लिए है कि इनके लिए? ये सवाल में खामोशी थी। तो इसका हल ऐसे हो सकता था कि इसके ऊपर इनपुट के 1 किलो पे ₹250 लगने हैं और ये 1 किलो इतने रुपए का बिकना है। ऐसे भी कर सकते थे क्योंकि खामोशी थी, और ऐसे भी कर सकते थे। तो इस सवाल में चूंकि मैंने ही बनाया है तो मुझे पता है, मैंने टू दी पॉइंट बात लिखी थी बस। तो आप इसमें ₹1 पर किलो ऑफ बी भी कह सकते हैं, पर किलो ऑफ जी भी कह सकते हैं। तो अगर हम जी कह दें तो 300 इंटू ₹1। तो हम लोग क्या करने वाले थे फिर? कन्वर्जन। तो इस कन्वर्जन के लिए $7,500 ये टोटल मटेरियल की रेलिवेंट कॉस्ट होगी। ठीक है, टोटल तो ठीक कर ही लेंगे। ठीक, अच्छा, लेबर थोड़ी लंबी कहानी है, तो ओवरहेड्स ये ऐसे ऐसे हो जाएगा। ओवरहेड बताता हूं। मटेरियल डन। वेरिएबल ओवरहेड्स के लिए रेलिवेंट कॉस्ट क्या होंगी? इस जॉब की वजह से जो खर्चा होगा, तो वेरिएबल ओवरहेड्स हाँ होंगे। तो हो सकता है आपको वो पर यूनिट बताए हो सकता है पर आवर बताए हो, तो वो रेलिवेंट होंगे। इन शॉर्ट,
अगर आपको वेरिएबल OAR दिया हुआ है तो हां वो वेरिएबल की रेलिवेंट कॉस्ट है, लेकिन अगर फिक्स्ड OAR दिया हुआ है तो वो रेलिवेंट क्यों नहीं होगा? क्योंकि फिक्स्ड OAR साल के शुरू में बजट बनाते हुए निकाला गया होगा बिजनेस के रेगुलर खर्चों के मुताबिक, तो वो तो साल के शुरू में निकाला था। तो फिक्स्ड OAR कोई रेलिवेंट चीज नहीं है, वेरिएबल OAR रेलिवेंट चीज है। लेकिन अगर इस जॉब की वजह से कुछ एक्स्ट्रा 5-10 लाख फिक्स कॉस्ट हो जाएगी तो वो रेलिवेंट है। तो पेज नंबर पहले पे थे अभी, तो दूसरे के एंड पे देखें, पेज दूसरे का एंड, ओवरहेड्स। दो बातें वेरिएबल के लिखी हुई हैं, दो बातें फिक्स के लिए लिखी हुई हैं। वेरिएबल वाली दूसरी बात अभी नहीं बताई, बाकी तीनों बातें मैंने बता दी। दूसरे पेज के एंड पे ओवरहेड्स, फिक्स्ड ओवरहेड्स की दोनों बातें बता दी, वेरिएबल ओवरहेड की पहली बताई है, दूसरी अभी नहीं बताई। तो ओवरहेड्स की रेलेवेंट कॉस्ट डन। कल इंशाल्लाह फिर मैं ना लेबर समझाता हूं और फिर सवालों पे हाथ डालेंगे फिर, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।